डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुल 2 क्लास कर चुके हैं। ये हम लोगों का तीसरा क्लास है जिसमें बाकी बचे हुए अंशों को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मूलभूत विषयों में जैसे राज्य की परिभाषा क्या होती है या इस भाग से जो असंगत विषय हैं वो किस ढंग से निष्प्रभावी होंगे, और साथ ही साथ जो 6 प्रकार की छह प्रकार की जो अधिकार थे उनमें से एक प्रकार का अधिकार यानी समता का अधिकार का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में उसके आगे के सफ़र को तय करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अन्य कौन से राइट्स या अधिकार हम लोग को मिले हुए हैं। इसमें आज के क्लास का पहला और पूर्व से दूसरा अधिकार का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो मानवीय विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स अकाउंटेबल है उसमें 3 राइट्स थे। एक राइट्स है इक्वलिटी का, दूसरा लिबर्टी का और तीसरा फ्रेटर्निटी का। वास्तव में ये तीनों जो राइट्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। और अगर कहा जाए महत्व इम्पोर्टेंस के दृष्टिकोण से तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है इक्वलिटी का, समानता का अधिकार। अगर इक्वलिटी का अधिकार आपको नहीं मिलता है तो फिर लिबर्टी नहीं मिलेगी, यानी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और जब स्वतंत्रता और इक्वलिटी नहीं आपके पास है तो फिर आपके बीच में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना का विकास नहीं होगा। और ऐसी सरकमस्टांसेस में एक ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट अगर अपने पास रखते हैं तो बेकार की बात है। अगर आप सोचते हैं कि हम विकास करें तो आपके विकास का एकांगी यानी यूनिटरी कोई कंसेप्ट नहीं है। एकांगी कंसेप्ट, यूनिटरी कंसेप्ट का यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि सिर्फ आप ही विकास करें और दूसरे लोग विकास ना करें, ऐसा मानवीय विकास का कंसेप्ट नहीं। मानवीय विकास का वास्तविक कंसेप्ट जो उभर करके सामने आया हो है उसको हम लोग समावेशी विकास का नाम देते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। जब हम इंक्लूसिव या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा विकास जो सबके लिए है और भविष्य के लिए है, यानी वर्तमान में सभी के लिए उपलब्ध है और भविष्य में जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल हो, पर्याप्त हो, तभी हम उसको रियल डेवलपमेंट या इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम लोग राइट टू इक्वालिटी पढ़ चुके हैं, बहुत व्यापक रूप से पढ़ा है। आज व्यापक रूप से देखेंगे कि हमारे संविधान में राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त है। देखिए, आज़ादी, स्वतंत्रता एक अनलिमिटेड या अत्यांतिक अधिकार नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि लिबर्टी ऐसा है जिस पर कोई पहरे ना हो, कोई निगरानी नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, तो फिर ऐसी लिबर्टी एक डिवास्टेटिव यानी विध्वंसात्मक परिणाम देता है। तो हम लोग अपने संविधान के द्वारा जो मिले गए अधिकार हैं आज़ादी के, लिबर्टी के, उसका अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे संविधान में उस आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शंस का भी प्रोविजंस है। यानी ये
अत्यंतिक स्वतंत्रता नहीं है, अनलिमिटेड लिबर्टी हम लोग को नहीं मिली है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो उन रिस्ट्रिक्शनों का भी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। जो राइट टू लिबर्टी है, यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसमें कुल 4 प्रकार के अधिकार हम लोग को दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो अधिकार है हम लोगों के पास वो है वाक विषयक आदि स्वतंत्रताओं का संरक्षण। यानी प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी regarding speeches। तो ये अधिकार काफी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि यदि आप किसी से बोलने का अधिकार छीन लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है एक कि आप उससे जीने का अधिकार छीन लिए। अगर आप किसी के बोली पर पाबंदी लगा देते हैं, विचारों को अभिव्यक्त करने पर पाबंदी लगा देते हैं, तो इसका अर्थ ही हुआ कि आप उसके जीवन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मांगों को, वो अपनी आवश्यकताओं को अपने बोलने के आधार पर ही आपके समक्ष रख सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। और यदि उसके इस अधिकार को आप छीन लेते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे जो चाहिए वो नहीं बोल पाएगा, और यदि उसे जो चाहिए और वो नहीं बोल पाएगा तो उसका जीवन या तो समाप्त हो जाएगा या अधूरा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा है, उसकी बोली उसका रोना है, वो रोता है, उसके रोने का अर्थ ये है कि माँ को एहसास हो जाना चाहिए कि उसे भूख लगी है और उसके खाने का इंतज़ाम कर दे वो। अगर माँ उसके रोने को आम रोना समझ करके उसके रोने पर पाबंदी लगा देती है, यानी उसके मुंह को बंद कर देती है कि बहुत रोता है ये, लाओ इसके मुंह पर टेप साट देते हैं, तो क्या होगा? बच्चा एक समय आएगा कि मर जाएगा। आप बड़े हो गए, आपकी बहुत तरह की आकांक्षाएं हैं, बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, विल है। आपके गार्जियन आप पर इतना ज़्यादा नियंत्रणात्मक या कंट्रोल व्यवहार रखते हैं कि आप डर के मारे अपने उन विचारों को अपने गार्जियंस को नहीं बोल पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप अपने उन आकांक्षाओं की पूर्ति जो गार्जियन से बोलकर की जा सकती थी नहीं कि होता है, तो आपको थोड़ा सा भी अवसर अगर स्वतंत्रता की कहीं पर मिल जाती है जहां पर आपके गार्जियन नहीं होते हैं, तो आप नकारात्मक क्रियाविधि में, नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ चल जाते हैं। माँ बाप का कर्तव्य, ड्यूटी सिर्फ बच्चे पैदा कर देना नहीं है। माँ बाप का ड्यूटीज ये भी है कि बच्चा जब अडल्ट्री के दौर से गुजर रहा हो तो उसके साथ मित्रवत फ्रेंडली व्यवहार करें और उसके सारे विचारों को जाने और समझे। अगर माँ बाप उसके सारे विचारों को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, समय नहीं देगा,
या शर्म के मारे बहुत सारी बातें नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। तो वही बच्चा जिसको ये स्वतंत्रता थी अपने माँ बाप से हर प्रकार का प्रश्न करने का, धार्मिक और सामाजिक बाध्यताओं के कारण या अज्ञानता के कारण हम कह सकते हैं, बहुत उपयुक्त शब्द, गार्जियन उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार अगर नहीं करता है, उसी का बच्चा नेगेटिव एक्टिविटी का, नकारात्मक क्रिया का शिकार होता है, नशा बन जाता है, अय्याश बन जाता है, या और भी बहुत सारे नकारात्मक चीजें उसके पास जाती हैं। इसलिए लिबर्टी का अब आप महसूस करते होंगे कि बोलने की आज़ादी का आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर? तो ये भावनात्मक रूप से, एक्सप्रेसिव रूप से हमने अपनी बातें आपको बताई कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का महत्व आप समझें और इसके नियंत्रित महत्व को समझें। अब आप ये देखें कि साहब आपको भारतीय संविधान कौन कौन सी स्वतंत्रता देता है और उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है ये कि आपको अपना विचार और दूसरे का विचार व्यक्त करने का अधिकार है। एक्सप्रेस इज योर ओर थॉट और अनदर थॉट। तो आपको अपना विचार तो व्यक्त करने का अधिकार आपको समझ में आ जाता है, दूसरे का विचार भी व्यक्त करना आपका राइट है। ये दूसरे का विचार का अर्थ क्या हुआ? दूसरे का विचार का अर्थ ये हुआ कि किसी का विचार आपसे श्रेष्ठ हो सकता है या किसी का विचार आपके विचार पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो दोनों परिस्थितियों में उस विचार को व्यक्त करने का कि उन्होंने जो बात कही है वो एप्रोप्रिएट या नॉन एप्रोप्रिएट है, युक्ति युक्त या अयुक्ति युक्त है। बात समझ में आई? तो इस कंटेक्स्ट में आपको अपना विचार भी, अपने थॉट को भी और दूसरे के थॉट को भी व्यक्त करने का अधिकार है। ये इतना संकीर्ण नहीं है, यानी छोटा नहीं है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो आप मत देते हैं, ठीक है, यानी राइट टू फ्रेंचाइज आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। हालांकि भारतीय संविधान में वोट का अधिकार अनुच्छेद 315 के द्वारा आपको प्राप्त है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक प्रत्यक्ष रूप से आपको अनुच्छेद 19(1) का ये जो वर्णन है ये एक्चुअली में 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज ए या का में वर्णन है, ठीक है। तो ये जो राइट टू फ्रेंचाइज है यानी मत देने का अधिकार आपको 315 के अलावा 19 के क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के तहत या का के तहत आपको मिलता है। यही नहीं साहब, इसके तहत सिर्फ मत देने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि जो सूचना का अधिकार है, जिसको आप बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी आपको इसके तहत प्राप्त होता है। किसके तहत? आर्टिकल 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज ए या का के। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जब ऐसा है तो इसके लिए आप कानून बनाइए। तो 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार ने
राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया, सूचना का अधिकार बनाया। और अब अगर आपको कोई अधिकारी या कोई कार्यालय आपकी बातों को या सरकारी बातों को दोनों देने से इनकार करता है, तो आप एक पेपर लेकर करके उस पर भर करके आप देते हैं, तो उसको 1 महीने के अंदर वो सूचना आपको देना पड़ता है। अगर नहीं देता है तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। इसलिए आप अब वर्तमान समय में इस राइट्स के तहत आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं। अब ये जो राइट्स, मैंने और भी बहुत सारे राइट्स हैं इसमें, जिससे आपका एक्सप्रेशंस होता हो, जो आपके एक्सप्रेशंस में सहयोगी है, सभी के सभी आपको इस तहत के राइट में मिलते हैं। लेकिन ये राइट्स अत्यांतिक नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल्ड, और इसके कंट्रोल की जो व्यवस्था की गई है वो इसके नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई है। यानी अनियंत्रण नहीं, नियंत्रित नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल्ड है। और कैसे? तो कंट्रोल का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में लिबर्टी आपको मिल रही है बोलने का। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में या क में, और इस पर जो बैरिकेटिंग्स लगाई जा रही है, कंट्रोल लगाया जा रहा है, वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में क्या क्या है कि यदि देश की एकता, अखंडता, यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का अगर सवाल हो, इसके अलावा सदाचार का सवाल हो, यानी गुड बिहेवियर का प्रश्न अगर उठ जाए और आप उसके जगह पर बैड बिहेवियर कर रहे हैं, या विदेशी देशों से मित्रता का प्रश्न, सबका एक्सप्लेन करते हैं, फ्रेंडशिप विथ फॉरेन कंट्री का मामला हो, या लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, सबको हम बताएंगे आपको। पॉलिटी के हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। लोक व्यवस्था का मतलब पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, या और कह लीजिए तो नैतिकता यानी मोरालिटी का मामला हो, ये सब अगर मामला होता है तो आपका वो राइट प्रतिबंधित कर सकती है राज्य, अर्थात प्रोहिबिटेड कर सकती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि आपको बोलने का राइट्स है, लेकिन वो राइट्स अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका एक लिमिटेशंस है। और वो लिमिटेशंस ये है कि जहां से दूसरे का स्वतंत्रता बाधित होती हो, वहां से आपकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर दे तो आपको समझ में आए बात, कि आपको म्यूजिक सुनने का राइट्स है ना, म्यूजिक सुनने का राइट्स, सुनते भी होंगे, पता नहीं कैसा कैसा सुनते होंगे, लेकिन आपके म्यूजिक सुनने से दूसरे की नींद खराब हो रही हो, बहुत तेज वॉल्यूम में सुन रहे हैं, तो फिर वहां पर आपके तेज वॉल्यूम में म्यूजिक सुनना स्टेट प्रतिबंधित कर सकता है। अच्छा, एक बात जान लीजिए, ये जितने भी लिबर्टी आपको 19 के तहत दिए गए हैं, ये स्टेट के विरुद्ध है, पब्लिक के विरुद्ध नहीं है। स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है कि वो दे आपको। अगर पब्लिक को दे दिया जाता
तो एक आदमी बाजा सुन रहा है, दूसरा जो है सो रहा है, जब उसको उठा है तुम बंद करते हो कि नहीं? तो बोलेगा तुम कौन होते हो बोलने के? तो हाँ हम ही हैं, हमको भी राइट्स मिला हुआ है कि हम रोकें। तो इससे क्या होगा, समाज में झगड़े हो जाएंगे। इसलिए ये ड्यूटी बनती है कि ये राइट्स दे स्टेट और उसका प्रोटेक्शंस भी स्टेट करे और उसका लिमिटेशंस भी स्टेट करे। कितनी खूबसूरत बात है, एक वैज्ञानिकता दिखाई पड़ रही है, एक साइंटिफिकनेस दिखाई पड़ रही है। इसी प्रकार से आप देखिए कि आपको बोलने का राइट्स तो है, लेकिन आप ऐसी बोली नहीं बोल सकते हैं कि जिससे देश का एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। मतलब आप पाकिस्तान के सपोर्ट पे नहीं बोल सकते। अगर पाकिस्तान और भारत से युद्ध हो रहा हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार मिल गया है पाकिस्तान के समर्थन में। आखिर पुलिस पाकिस्तान के समर्थन में बोलने पर क्यों गिरफ्तार कर लेती है? एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठता होगा, उसका जवाब आज मिला कि नहीं? कि हमें जो बोलने का राइट आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है वो रिस्ट्रिक्टेड है आर्टिकल 19(2) के तहत कि हम देश की एकता अखंडता पर कोई प्रश्न जो है नहीं खड़ा करें और पाकिस्तान में पक्ष में बोलने से हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है। इसीलिए स्टेट हमारे इस आज़ादी को रोकता है। क्लियर? अब देखिए सदाचार, भाई बोलने का अधिकार है लेकिन गाली बकने का तो अधिकार नहीं। अच्छी बोली बोलने का अधिकार है ना। किसी को अब्यूज करते हैं आप, गाली बकते हैं, तो आपको स्टेट रोक सकती है, आप पर मुकदमे दायर कर सकती है, अडल्ट्रेसी का मुकदमा आप पर चल सकता है। ठीक है? इसी तरीके से विदेशी देशों से मित्रता, अगर भारत का किसी दूसरे देश से फ्रेंडशिप है यानी अच्छे रिलेशंस है, तो आप उस देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। वो भी एक प्रकार से आपका मित्र है और अपने मित्र के खिलाफ नहीं बोला जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। जिस देश से आपका शत्रुतापूर्ण संबंध है उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मान लिया कनाडा गए और कनाडा में उन्होंने एग्रीमेंट किया फ्रेंडशिप का या और किस तरह का एग्रीमेंट का, तो आपकी भी दोस्ती इस एक्ट के तहत कनाडा से हो गई, क्योंकि आप ए पार्ट ऑफ कंट्री हैं, किसी देश के अंग हैं। आप लोगों के मिलने से एक देश बना है। वरना अगर किसी भूमि पर कोई आदमी बसे ही नहीं तो फिर राज्य या देश का संकल्पना कोई कर सकता है क्या? तो आदमी के रहने पर ही देश है, आदमी नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, भूमि रहेगी। जैसे जब दुनिया बन रही थी उस समय थी। इसी प्रकार से अगर आपको बोलने की आज़ादी है, आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि सामाजिक जीवन में आप बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सोशल रोड पर घूम करके माइक ले करके कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं जिससे दंगा फसाद हो सकता है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ना। तो अगर आप माइक लेकर के उल्टा सीधा बात कर रहे हैं जिससे शांति भंग होने की आशंका है, पीस को खतरा है, तो स्टेट आपके इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार से नैतिकता, मोरालिटी है, बहुत सारी चीजें कि नैतिक रूप से वो गलत है, तो अनैतिक के बात आप नहीं बोल सकते हैं, इमोरल बात आप नहीं बोल सकते हैं। अगर अनैतिक बात बोलते हैं, इमोरल बात बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके आज़ादी पे, आपके लिबर्टी पे प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 19 के क्लाउज 1 का सब क्लाउज ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए साहब, तो दूसरा जो राइट्स है आपको मिला हुआ, शांतिपूर्ण
एवं निरायुध सभा का अधिकार। Rights to assemble peacefully and without arms। ये जो राइट्स आपको दिया गया है, ये आर्टिकल 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज बी या ख। अब देखिए, आपको सभा करने का क्यों राइट्स दिया गया है, इसके तहत सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो सभा करने का राइट्स इसलिए दिया गया है आपको कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, और लोकतांत्रिक देश में भी जो डेमोक्रेसी का रूप है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, जिसके तहत आप 5 साल के लिए अपना अधिकार अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को दे देते हैं, और आम तौर पे आपको रिकॉल करने का अधिकार नहीं है, यानी अपने प्रतिनिधि को बुलाने का। तो आपने जो वोट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया और करके आप चुन लिया अपने प्रतिनिधि को, तो एक प्रकार से आपने 5 साल तक अपने हाथ को काट लिया। अब पूरी की पूरी सत्ता या शक्ति आपके द्वारा, आपने जिसे जिताया है प्रतिनिधि को, उसके हाथ में चला गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आपके विल के मुताबिक शासन ना करे, आपके इच्छा के मुताबिक शासन ना करे, या दूसरी बात ये कि उसे आपकी इच्छा का ज्ञान ही नहीं हो कि हमारा वोटर्स क्या चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें राइट टू असेंबल होने का अधिकार काफी महत्व रख लेता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आपके प्रतिनिधि आपके अनुसार कानून बना सके या काम कर सके। दूसरा कि उसने आपके विचारों के खिलाफ कानून बना दिया है, तो आपको असेंबल होकर के, यानी एक होकर के, एक जगह एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार आपको मिल जाता है। ये तो हुई पॉलिटिकल बात। इसके अलावा सोशल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे पाती है। तो आप अपने उन डिमांड्स को इन सभाओं के माध्यम से, इन असेंबली के माध्यम से सरकार के पास रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी है कि आर्टिकल 19 के क्लाउज 2 में क्या किया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस है कि ये जो राइट्स आपको दिए गए हैं, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ये कि ये पीसफुली होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्म्स होना चाहिए। अगर आप आर्म्स के साथ करते हैं और लोगों को असेंबल करने के बाद हंगामा करते हैं, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ते हैं, तो आपको जो है साहब रोका जा सकता है और आपके इस अधिकार को छीना जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, अगला जो आपको राइट्स प्राप्त है इसमें तीसरा,
वो संगम या संस्था बनाने का अधिकार। यानी राइट्स टू फॉर organization and association। इसमें जो अनुच्छेद है वो 19 के क्लाउज 1 के क्लाउज सी में, इसके तहत आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी संस्था बना सकते हैं। तो जब ये राइट्स है तो इसी के तहत कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्ट वर्णन 10वें अनुसूची के बनने से पहले नहीं था। इनडायरेक्ट रूप में 10वें अनुसूची से बनने से पहले था कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वो था यही अनुच्छेद 19(1) ग में। और इसमें क्या है कि आप राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी इसी के तहत बनाते हैं। कोई भी सामाजिक संस्था आप इसी के तहत बना सकते हैं। या कोई भी संयुक्त संस्था यानी ज्वाइंट वेंचर कंपनी जिसको आप बोलते हैं, वो इसके तहत अब बना सकते हैं। लेकिन इसके तहत भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। 19(1) के क्लाउज 3 में। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है साहब कि आप कोई ऐसा संस्था नहीं बना सकते हैं जो लोक व्यवस्था या देश के एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्रियों का यूनियन कभी आप सुना है कि बना हुआ है? मिलिट्री को अधिकार नहीं है, पुलिस को अधिकार है, लेकिन मिलिट्री को अधिकार नहीं है। आपने कभी सुना है कि प्रोस्टिट्यूट ने कोई यूनियन बनाया हो, वैश्याओं ने कोई यूनियन बनाया हो? तो इसका भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, नर्तकी अलग चीज है, डांसर अलग चीज है। डांसर और प्रोस्टिट्यूट दोनों एक नहीं है। तो डांसर अपना यूनियन बना सकती है क्योंकि वो एक कला है, एक आर्ट है, और उसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है। लेकिन वल्गरिटी को या प्रोस्टिट्यूशंस को या वैश्यावृत्ति को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है परमिट नहीं करता। ये अनैतिक पूर्ण काम, इमोरल वर्क माना जाता है। तो अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आप बनाते हैं तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बनाएंगे तो ये सब के सब प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अब आ जाइए, इसको लिखना है तो लिखिए। हो गया? जो 4th राइट्स आपको है, राइट्स टू मूवमेंट
without any restrictions in the territory of India. टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्र क्षेत्र में निर्बाध संचरण का अधिकार, निर्बाध संचरण संचरण का मतलब घूमना होता है, ठीक है, अधिकार। ये राइट्स आपको कहां से मिल रहा है? तो ये राइट्स आपको मिल रहा है 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज डी में। और इस राइट्स के तहत क्या है कि आप अपने भारतीय सीमा के अंतर्गत कहीं भी चाहिए आप घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसमें एक शब्द है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था आपके मूवमेंट पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ये नहीं पूछ सकता है कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये आपकी इच्छा है कि हम कहां जाएंगे। विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारतीय राज क्षेत्र के अंतर्गत कोई विदेशी आता है तो उससे स्टेट पूछती है कि आपको कहां जाना है। तो जैसे ही क्वेश्चन राइज करती है कि कहां जाना है आपको, इसका मतलब आप अनुमति ले रहे हैं ना भाई। वो बोले कि नहीं, यहां नहीं जाना, इसका मतलब उसने अनुमति नहीं दी। तो विदेशी में और देशी में यही फर्क है कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं शांति के काल में, ये बिना बाधा के, राज्य के बाधा के आप इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अनलिमिटेड है, इसको रोका नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आर्टिकल 19 के क्लाउज 4 में इस पर रिस्ट्रिक्शंस है। और क्या है? दो चीज है। एक चीज है कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, और प्लस दूसरी चीज है जनजातीय अस्मिता, यानी ट्राइबल्स डिग्निटी। ये दो प्रश्न अगर उपस्थित हो जाएंगे तो आपके जाने पर प्रतिबंध लग सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको मणिपुर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मणिपुर भी भारत का भाग है और आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अभी मणिपुर की जो स्थिति है वो अशांत है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां जो राज्य है, वहां जो गवर्नमेंट है, यानी वहां जो भारत की सरकार है, वो आपके प्रवेश को आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिबंधित करेगी कि आप इसलिए नहीं जा सकते हैं वहां क्योंकि आपके जाने से आपके जीवन को संकट हो जाएगा, आप भी हमले के शिकार हो सकते हैं। एक तो पक्ष ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके जाने से वहां और शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, यानी दंगा और भड़क सकता है, क्योंकि आपका जो यहाँ वहां अस्तित्व होगा वो वहां के लोगों को पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के किसी क्षेत्र में जाने से
अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है तो फिर इस स्वतंत्रता को जो अनुच्छेद 19(1)(4) के तहत मिला हुआ है, सॉरी 19(1)(डी) के तहत मिला हुआ है, वो आपको रिस्ट्रिक्टेड स्टेट कर सकता है। दूसरा कि भारत में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसको ट्राइबल्स एरिया घोषित कर दिया गया है बजाते तौर पर, या बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्राइब्स रहते हैं। ये दो बातें अलग अलग हैं, बात समझिए। एक बजाते तौर पे ट्राइबल्स रहते हैं तो वहां ट्राइब्स एरिया ही घोषित कर दिया गया है, वो चीज अलग है। और एक ऐसा एरिया है जहां ट्राइब्स बहुसंख्यक में रहते हैं लेकिन ट्राइब्स एरिया घोषित नहीं किया गया। अब देखिए, जनजाति का जहां तक, ट्राइब्स का जहां तक प्रश्न है, तो इनका संस्कृति, सभ्यता, जीवन गुजारने का तरीका और बहुत सारी चीजें गैर जनजातीय लोगों से भिन्न होती है। और बहुत सारे क्षेत्र या जनजाति ऐसा है कि बाहरी लोगों के अपने क्षेत्र में प्रवेश को अपनी संस्कृति पर हमला मानते हैं और ऐसे में वो आक्रामक भी हो सकते हैं, यानी हमला भी कर सकते हैं। तो राज क्या है कि राज ऐसी स्थिति पैदा करे कि उसमें शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। अब आप कहिए कि भाई आप गलत चीज मान लीजिएगा तो हम आपका बात को मानते रहे। अगर आप ट्राइब्स नहीं हैं तो आपके दिमाग में ये बात उभरेगी। तो इसका उत्तर ये है, इसका आंसर ये है कि जिस प्रकार से आपका रिलीजियस राइट्स या रिलीजियस विश्वास है आपका, तो उसी ढंग से ट्राइब्स का अपना एक रिलीजियस विश्वास है। वो सही है गलत है वो अलग बहस का मुद्दा है और उस मुद्दे में स्टेट पड़ती भी नहीं है। स्टेट क्या करती है, जो राइट्स आप प्रस्तुत करते हैं अपने रिलीजन्स का, उसको प्रोटेक्ट करती है और आप आपस में उस राइट्स को लेकर नहीं लड़ जाए तो बीच में खड़ी हो जाती है। तो ट्राइब्स का जो ये विचारधारा है, कोई भी बाहरी, जिसको अंग्रेजों के समय में दीकू कहा गया था, उस दीकू में अंग्रेज भी शामिल थे और भारत के नन ट्राइब्स लोग भी शामिल थे। जनजातियों ने दोनों का विरोध किया अपने क्षेत्र में, अंग्रेजों के भी प्रवेश का विरोध किया और साथ ही भारतीय सेठ, साहूकार, व्यापारी या नन ट्राइबल्स लोग जो थे उनका भी प्रवेश का विरोध किया। दोनों का एक ही नाम दिया, दीकू बने विदेशी। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो ऐसे में ये जरूरी था कि स्वतंत्रता जो हमें मिली थी, उस स्वतंत्रता के मानी सब के लिए एक नहीं थे। जैसे मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ ये था कि उनको सही मजदूरी मिले, तब वो स्वतंत्र अपने आप को मानेंगे। किसान के लिए स्वतंत्रता का अर्थ ये था, माने देश की स्वतंत्रता का, कि उसे उसके भूमि पर अधिकार मिले। औरतों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार ये था, स्वतंत्रता का मीनिंग ये था कि उसको पुरुषों के समतुल्य, इक्विवेलेंट माना जाए, उसके अधीन नहीं माना जाए। तो इसी तरीके से ट्राइबल्स के स्वतंत्रता का अर्थ क्या था 1947 में? तो वही था कि मेरे क्षेत्र में कोई बाहरी लोग नहीं प्रवेश कर सके, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई इसीलिए लड़ी थी। बात को समझिए। तो हर के लिए स्वतंत्रता की मीनिंग्स एक नहीं थे। आज भी है क्या? आप इतने लोग बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें भी माइक्रो स्टडी अगर किया जाए, सूक्ष्म अध्ययन किया जाए, तो आप लोग सब स्वतंत्रता के अलग अलग मीनिंग बताएंगे। कल हम आपका क्लास नहीं ले पाए तो हम अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करते हैं। बहुत इमरजेंसी होता है तभी हम आपका क्लास नहीं ले पाते हैं। तो एक विनोद सिन्हा है, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के एचओडी हैं, वो यहाँ लेक्चर्स देने के लिए आईआईएम में आए हुए। 5 दिन का उनका लेक्चर्स का प्रोग्राम है आईआईएम बोधगया। तो मेरी थेसिस उन्हीं के पास गई हुई है, तो पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, जिन्होंने भेजा है, कि भाई उस आदमी से मिलना चाहते हैं, उसकी थेसिस इतनी अच्छी है
वो कितना अच्छा होगा। तो जिनको बोला गया, देखिए तारीफ नहीं कर रहे, पहले बात बोल दे रहे हैं, जो होता है वो बता देते हैं। और सिर्फ बुराई करना ही अच्छी बात नहीं है, कभी कभी अच्छी अच्छी बातें भी होनी चाहिए। आंध्र पर तो आप बुराई करते ही होंगे पीछे में। तो कम ऑन टॉपिक्स। तो उन्होंने कहा कि देखिए उसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, स्टेशन से आपको कैसे लेकर के जाएगा, वो इसकी टोटो से ही उसके साथ जाएंगे, लेकिन हम, मेरा शौक है कि भी स्टेशन से उसी के साथ जाए। ऐसा बात हुआ तो एक आदमी को बोला कि यार चलो, तो वो अपना थार लेकर के बोला कि ठीक है चलिए। तो स्टेशन में पहुँचे तो वो हमको खोज रहे थे आम जगहों पे। तो फ़ोन किया, मैंने सर यहाँ पर है गाड़ी जो लगी हुई, क्योंकि आपने तो कहा कि बहुत निर्धन है आप। पहला कमेंट्री उनका, तब पता चला कि मेरे बारे में ये सब चीज़ें बताई गई। तो खैर वो हिंदू थे, हम मुस्लिम थे। अब मेरा टॉपिक जो था वो सूफीज़्म था, और वो मिड हाईवे के ऑल ओवर इंडिया लेवल के ये थे। बहुत तरह का, यानी भाईबा तो होगा बाद में, यानी यहाँ से बोध गया जाने में रख लीजिए 20 मिनट, 20 मिनट तक यही बातचीत। वो हम अब छोड़ देगा, उसकी नहीं, गाड़ी अंदर घुसाइए। अंदर ले गए तो वो कैफेटेरिया होता है, तो वहाँ खाने पीने का, नहीं आप भी खाइए। उस वो आधा घंटा खाने में, उसमें भी वही बात। फिर जब उनको रूम अलाउट हुआ तो एकदम 5 स्टार होटल का रूम है भाई, तो वहाँ में नहीं, यहाँ भी आइए, वहाँ भी गए तो कपड़ा बदल रहे हैं, तब वही बात। ठीक है, फिर लास्ट में बाहर निकले तो उनके लिए आदमी सब जो यूनिवर्सिटी का था वो सब खड़ा हुआ था ले जाने के लिए क्लास में। तो शमशाद, तो बहुत अच्छा। लास्ट सेंटेंस उनका ये था, इतने देर का जो हम लोग का डिस्कशन हुआ, वह ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद हमारा समय इस्तेमाल हो रहा है, और हमें अपने टाइम के यूज़ करने का ये हुआ। सो अब तुम हम ही को बुलाओ अपने भाईवा में, और उस दिन और बहुत सारी बातें होंगी, और दिन भर का भाईवा तुम्हारा होगा। हम बोले गया भैंस पानी में, यानी वो सुना है ना कहानी कि ना अच्छा गाना गाएंगे ना दरबार में पकड़ाएंगे। तो अच्छा गाना भी ठीक चीज़ नहीं है, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये तो एक घटना हुआ, हम डिरेल नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि धार्मिक विश्वास जनजाति के बारे में। तो उसके बाद शाम में एक पहाड़ पे जाना हुआ। हमको बोला कि एक आदमी है जो जंगल में रहता है और लड़कों को रखता है, और उसके बाद अजब ढंग का जिंदगी गुजारता है, और बहुत कैपिटलिस्ट है। हमको भी उत्सुकता हुई, गए भाई वो जो राजगीर का यहाँ से जो पहाड़ शुरू होता है उसी के तलहट्टी में, जहाँ दशरथ मांझी के आगे वाला इलाका में, देखा कि सही में छोटे छोटे बच्चे हैं इस धूप में। अब वो क्या भाई, तो तिरपाल डालकर, तिरपाल क्या प्लास्टिक वाला डाल करके और डंडा से खड़ा करके रह रहा है। तो जो उसका हेड था उससे भेंट हो गई, हम उसको बहुत तरीके से समझाए। हम बोले आप जो रिलीजन प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर फॉल्टी है, और ये आप इन लोग को एक प्रकार का ट्राइब्स बनाने के तरफ तुले हुए हैं, जो एक अच्छे खासे घर के हैं, धर्म के नाम पर आप इनको जो है विधर्मी बना रहे हैं। धर्म ये नहीं कहता है, धर्म तो कहता है कि समाज में रह कर करके सोशल रिफॉर्म कीजिए। आप समाज से बाहर रह करके क्या सोशल रिफॉर्म कर पाइएगा, आप कौन सा धर्म दे पाइएगा। तो खैर उन्होंने बात मानी, अपनी गलती को ये किया, और लोग बड़ी अप्रिशिएट किए कि सही है। तो हम ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं कि ट्राइबल्स का जो ट्रेडिशन सही है गलत है, वो डिमांड कर रहे हैं, तो उनको राइट्स देना आपके लिए जरूरी है। अब वो गलत है तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपके ये कृत्य जो है गलत है, ये कोई रिलीजन्स नहीं है भाई। अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है भाई, हमारे देश में इक्वलिटी का सिद्धांत है, आपको मिलेगा। तो इस थॉट के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुई, और तब इनको राइट्स दिया गया कि ठीक है, ये कि इनके एरियाज में जाना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। तो आज भी आपको पता होना चाहिए, एक शब्द सुने होंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन भी
आता है इनर स्टेट परमिट, अंतरराज्यीय अनुज्ञा पत्र। ये आप त्रिपुरा में, मिजोरम में आप जाएंगे तो कुछ एरिया में जाने के लिए आपको बाज़ाब्ते तौर पे पासपोर्ट और वीजा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, पासपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम भाई सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हम त्रिपुरा के इस जगह पर जा रहे हैं, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सील लगाएगा, परमिट देगा, माने वीजा देगा कि हाँ आप अब यहाँ जा सकते हैं। इसी देश का भूभाग है, पूरी तौर तरीके से इंटीग्रेटेड है, भारत से मिला हुआ है, लेकिन ऐसा इंटर स्टेट परमिट का प्रोविजंस क्यों? तो इसलिए कि जनजातीय विचारधाराओं को हमें संरक्षित करना था, प्रोटेक्ट करना था। इसको दूसरे एंगल से मत देखिएगा। अगर उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो फिर क्या होता कि वो आपके साथ शामिल नहीं होते। नागालैंड को शामिल करना था, ये सब स्टेट को शामिल करना था, तो बड़ी मुश्किल था। ये सब 61-62 पे जाकर के भारत के अंग बने। तो इनके साथ वादा किया गया इस बात का कि आपके संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप बोले कि सर फोर्स के बल पर कर सकते थे, तो हाँ ये चीज हो सकती थी कि फोर्स ले जाते और लड़ाई लड़ते, ये भी संभव था कि पूरी के पूरे नागा लोग मर जाते। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत विचारधारा के खिलाफ होता। ये तो राजतंत्रात्मक, निरंकुश तंत्रात्मक विचारधारा है, एक ऑटोक्रेटिक के व्यू है। हम लोग ऑटोक्रेटिक थोड़ी थे, हम लोग डेमोक्रेटिक थे। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सभी के व्यू से शासन चलाया जाता है। तो इस थाउट के तहत, इस विचारधारा के तहत जो ये राज क्षेत्र में जो घूमने का आज़ादी है, वो जनजातीय क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहां लोक व्यवस्था को खतरा हो सकता है, वहां रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित किया गया है। आपका इस कंटेक्स्ट में अगर कोई इतना समझाने के बाद भी कोई सवाल रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम मानेंगे कि आप हमारे लेक्चर से, हमारे बोली गई बातों से या हमारे द्वारा की गई संवैधानिक व्याख्या से आप संतुष्ट हैं। जल्दी बोलिए, एनी क्वेश्चंस? नहीं? अब देखिए साहब, 5 में जो है कि राइट्स टू reside and settle in any areas of the country यानी भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में वास करने की स्वतंत्रता, वास माने रहने की, वास करने की स्वतंत्रता। ठीक है? तो आपको ये राइट से ये किसके तहत है साहब? तो 19 के क्लाउज ई में किसी भी क्षेत्र में जाकर करके आप रह सकते हैं, वास कर सकते हैं। अब ये वास जो वर्ड है, इसके 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2। एक अस्थाई यानी परमानेंट, और दूसरा अस्थाई यानी टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब क्या हुआ
कि किसी क्षेत्र में आप कोई व्यवसाय करने के लिए गए हैं, नौकरी करने के लिए गए हैं, कुछ दिनों महीनों इस तरीके से है, तो आप का माना जाएगा कि वहाँ टेम्पोररी आप रह रहे हैं। लेकिन ये है कि नहीं, हमें ये क्षेत्र बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम पूरी तौर पर बस जाना चाहते हैं। तो आपका जो बर्थ प्लेस था, मान लिया बिहार था, छोड़ करके आप महाराष्ट्र में बस गए, तमिलनाडु में बस गए, या कश्मीर में भी आप बस सकते हैं, क्योंकि वहां भी जो रिस्ट्रिक्शंस था वो खत्म हो चुका है। तो ये भी, इसमें भी इसी अनुच्छेद के तहत, यानी 1904 के तहत इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस क्या है? यही दो, यानी लोक व्यवस्था, जनजातीय अस्मिता यानी ट्राइबल्स डिग्निटी। अगर इसके प्रश्न अगर उपस्थित होंगे तो आपके यहाँ बसने को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है कि नहीं, आप वहां जाकर के नहीं बस सकते। अब ये दोनों प्रोविजन, यानी 1 का डी और 1 का ई में जो प्रोविजंस किया गया है, इन दोनों प्रोविजंस का एम्स क्या है? यह ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर आपको भारत के राष्ट्र क्षेत्र में निर्बाध विचरण, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट और कहीं भी रिजाइड करने का, सेटल्ड होने का अधिकार आपको क्यों दिया गया है? आखिर इसके पीछे संविधान वेत्ताओं का क्या उद्देश्य था? आप अपनी तरफ से बताएं तो। वेरी गुड, बिल्कुल इंटेलिजेंट। ये टू प्रमोट नेशनलिज्म। बात समझ में आई? यानी राष्ट्रवाद के भावना को बढ़ाना। अगर संविधान में यह लिख दिया जाता कि बिहार के लोग सिर्फ बिहारी में रह सकते हैं, बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली में रह सकते हैं, तो ये बात होती कि संविधान ही विखंडन को बढ़ावा दे रहा है, इस भावना को, इस फीलिंग को बढ़ा रहा है कि बिहार एक अलग यूनिट है, बंगाल एक अलग यूनिट है, महाराष्ट्र एक अलग यूनिट है। और इससे नेशनलिज्म को धक्का लगता, राष्ट्रवाद को धक्का लगता, बल्कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद उभर करके सामने आता है। और रीजनल नेशनलिज्म जो है खतरनाक होता है नेशनल नेशनलिज्म के लिए, फिर नेशनलिज्म रह ही नहीं जाता है। तो एक बहुत बड़ी सोची समझी नीति के तहत आर्टिकल 19(1) ई और एफ, डी और ई जो है वो शामिल किया गया, ताकि हमारे यहाँ नेशनलिज्म को प्रमोशंस मिले, प्रमोट करें। क्लियर? लेकिन ये भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ दोनों का दोनों है। मिटाऊं? साफ साफ बोलिए, ऐसे ऐसी बात मत कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये नहीं चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो चेंज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? जब नेशनलिज्म को प्रमोट करना है तो नेशनलिज्म तो सभी के बीच होना चाहिए। ये डेमोग्राफिक चेंज का जो कंसेप्ट है यह नेशनलिज्म के प्रमोशंस में बाधक नहीं है। आप और इसको अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, हम आपकी बात को बोल दे रहे हैं, ठीक है? और आप बोलिए कि नहीं आप सही बात बोल रहे हैं। तो ट्राइबल्स का बात ही नहीं बोल रहे हैं। ये ट्राइबल्स में तो हमने पढ़ा ही दिया कि वहां आप जाके नहीं रह सकते हैं। जो ट्राइबल्स एरिया है वहां आप रिजाइड नहीं कर सकते, ठीक है? इनका सीधा सीधी इशारा है कश्मीर के तरफ कि कश्मीर को जो राइट्स मिला हुआ था कि वहाँ कोई जाकर के मकान नहीं खरीद सकता, नहीं बस सकता है, और अब जो राइट्स दे दिया गया है तो उससे तो हिंदू लोग जाकर के वहाँ बस जाएंगे और उससे जो है मुस्लिम का जो बहुमत है वहाँ समाप्त हो जाएगा।
यही ना आप कहना चाहते थे? देखिए, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका रिलीजन्स देख करके रुकिए नहीं। हम ये सब चीज घर पर छोड़ कर करके आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाना है वो उसी को हम पढ़ाते हैं। बात समझ में आई? तो इसी को तो तोड़ने के लिए उस आर्टिकल 370 को खत्म किया गया या 35A को खत्म किया गया, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेशन को बढ़ावा दे रहा था, ये फीलिंग को बढ़ावा दे रहा था कि हम भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग हैं, हमारी अलग आइडेंटिटी है। तो उनके यहाँ शामिल हो जाने से उनका डेवलपमेंट या उनका स्वतंत्र पहचान समाप्त नहीं होगा। क्यों समाप्त नहीं होगा? क्योंकि उनकी जमीन है, वो बेचेंगे तब ना आप लीजिएगा। अरबी कश्मीर में जितना जमीन है वो तो उन लोगों की जमीन है, उसकी मिल्कियत है उनके पास। फिर बहुत सारी सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन तो सरकार भी तो उन्हीं की है। तो वो अपने लोगों के खिलाफ कानून बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो फिर उनका डेमोग्राफिक कैसे चेंज हो जाएगा? बात को समझिए। तो ये तो राजनीतिक रूप से चीजों को इस्तेमाल करने का एक शब्दावली है, एक सेंटेंस है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। वास्तव में जब हम दोनों दोस्त हो गए, मित्र हो गए, तो फिर इस प्रकार का विभाजन किस लिए? अगर विभाजन है इसका मतलब मित्र नहीं हुए हैं। बात को समझिए। तो इस आधार पे और जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है उसका जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का वर्णन कर चुके हैं कि उसका कल्चर अलग होता है। वो अपने कल्चर्स के प्रोटेक्शंस के लिए वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो उसकी तुलना दूसरों से आप नहीं कर सकते हैं। अब बात समझ में आई? और यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोग्राफिक का कंसेप्ट प्रस्तुत करता है। आखिर नेशनल इंटीग्रिटी कैसे आएगी? कि पीपुल में इंटीग्रिटी पैदा हो तब नेशनल इंटीग्रिटी आएगी। पीपुल अगर डिवाइड है तो फिर नेशनल इंटीग्रिटी की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इंटीग्रेशंस, एकता जनता के बीच में होनी चाहिए। पीपुल इज द पार्ट ऑफ कंट्री एंड लिविंग पार्ट ऑफ कंट्री। एक जीवंत हिस्सा है वो, बाकी चीजें तो जीवंत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जनता के बीच में इंटीग्रिटी आएगी तो साहब वो सही नेशनल इंटीग्रिटी का निर्माण करेगा। तो ये जो 370 आर्टिकल था वो पीपल के बीच इंटीग्रिटी को बढ़ाने में रोक रहा था। इससे खत्म करने से कश्मीर का डेमोग्राफिक चेंज का हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो ऐसा होता तो बिहार में भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, जैसे पहले झारखंड था तो जो छोटा छोटा नागपुर का इलाका था या संथाल परगना का इलाका था, ये जनजाति बहुल था। तो इतने 75 सालों में, 77 सालों में तो उसका जनजातीय स्वरूप समाप्त हो जाना चाहिए था। वहां तो आर्टिकल 370 नहीं लागू था। जो ट्राइबल्स एरिया उसको छोड़ करके जो बहुत सारे ऐसे एरिया जिसमें ट्राइबल्स बहुमत में है, मेजोरिटी में थे, तो वहां उनको अल्पमत में आ जाना चाहिए था। बोलते हैं क्यों नहीं आप? तो क्या 75 सालों में आए वो? वहां तो आर्टिकल 370 के तरह कोई प्रोविजंस नहीं है झारखंड में। सिर्फ 2 या 1 एरिया है जो जनजातीय क्षेत्र है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन पूरे एरिया में फैले हुए हैं वो लोग, उतना बात छोड़ दीजिए। बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी कम्युनिटी अल्पमत में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर के भूमियार का गांव है, वहां आप जाइएगा तो 2 घर चमार का ही मिल जाएगा, 2 घर जुलाहे का भी मिल जाएगा, 2 घर दर्जी का भी मिल जाएगा। तो वो तो पूरे के पूरे अपने जातीय समीकरण में अल्पमत में है। बोलते हैं क्यों नहीं भाई? आप बोलते नहीं है। अल्पमत में है कि नहीं? तो ऐसे आबादी को तो उन गांव में जो भूमियार बहुल था या राजपूत बहुल था वो तो खत्म हो जाना चाहिए था, वो नहीं रहना चाहिए था।
तो क्यों नहीं खत्म हुआ, क्यों उसका अस्तित्व है? बल्कि ये लोग, उन लोगों को कुछ अगर दंगा फसाद हो जाता है तो प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं। क्यों करते हैं? तो दो चीजों से। एक आर्थिक जरूरत है, और नहीं ऐसी मुड़ी मत खिलाइए, अधूरी बात में। एक आर्थिक जरूरत है, और दूसरा ये भी है कि उनके दिलों में नेशनल इंटीग्रिटी की भावना है। वो ये महसूस करते हैं कि इनके साथ इस तरह का व्यवहार हम करेंगे तो हमारा इससे राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो टूटेगी, तो इससे दोहरा नुकसान होगा। हमारी अर्थव्यवस्था भी संकटपन हो जाएगी और हमारे राष्ट्रीय एकता भी खतरे में पड़ जाएगा। तो हम ऐसा क्यों करें? और इसके रहने से हमें नुकसान क्या है? फायदा ही है। एक ही रंग रूप के लोगों के बीच में अगर रहेंगे, एक ही विचारधारा के बीच में अगर लोग रहेंगे हम लोग, तो फिर नए विचारधाराओं का उदय कैसे होगा? तो नए विचारधाराओं का उदय हो, इसके लिए जरूरी है कि विपरीत विचारधारा वाले लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए, ताकि ये फायदा हो कि हमारे विचारधारा को प्रमाणिकता मिले कि आप सही हैं, और यदि हम गलत हैं तो उसमें सुधार हो। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल फिलॉसफी, बहुपक्षीय दर्शन है स्वतंत्रता के पक्ष में। स्वतंत्रता को एक पक्षीय बात नहीं कि छोड़ दो, मैं आजाद रहना चाहता हूं, कपड़ा वपड़ा फाड़ लेता हूं, मैं कपड़ा भी नहीं पहनता हूं। आजादी इसको नहीं बोलते हैं। आजादी एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें बहुत सारी पतली पतली तारें घुसी हुई हैं, बात समझते होंगे आप, और उससे पिरो कर करके आपकी स्वतंत्रता बनी हुई है। तो इसको इस्तेमाल करके अगर आप स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं तो आप स्वतंत्रता का सही आनंद लेते हैं। और अगर वो कपड़ा फाड़ स्वतंत्रता वाला आपका विचारधारा है तो उसको इस समाज का लोग पागलपन, मैडनेस कहते हैं कि ये अब पागल हो गया, इसको काके भेज देना चाहिए। ऐसी आज़ादी वगैरह होती नहीं है। अगर आप इसको ऐसे समझिए, खासतौर से आपसे मुखातिब है, अगर आपकी कोई माशूका हो तो आप उसकी गिरफ्तों को कबूल कीजिए कि छोड़ दीजिएगा? आप उसकी पाबंदियों को, रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट कीजिएगा, रिजेक्ट कीजिएगा? फिर यस और नो में एक्सेप्ट कीजिएगा ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजेक्ट कीजिएगा वैसे ही आपकी मोहब्बत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बोलेगी भागो तुम यहां से, तुम सच्चे आशिक नहीं हो। तो हम समझते हैं कि ये भारतीय क्षेत्र के किसी भाग में वास करने की स्वतंत्रता को आप अच्छे से समझ गए। क्लियर? अब देखिए अगला है, और इसके बीच में जो था, यानी एक और था जो अब नहीं रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको हम पढ़ा दें और कैसे हटा वो भी हम बता दें। ठीक है? तो एक छठा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अब छठा रहा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन इस पर आता है। और वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमें किसके तहत था? सॉरी, ये में था 19 के क्लाउज 1 के सब क्लाउज एफ में। ठीक है? इस पर थोड़ा हम और एलोबरेशन से आते हैं। एक पढ़ाई का तरीका ये है कि सिंपल बता दें कि साहब ये था और 44 में खत्म हो गया, 78 हुआ। एक तो तरीका ये है। तो ये आपके साथ सही व्यवहार हमारा नहीं होगा, या एक टीचर्स का सही दायित्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कर देने से बहुत सारे प्रश्न अनआंसर्ड रह जाते हैं, अनुत्तरणीय रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि, और इस पर बहुत
हमारे नेताओं ने काम किया है और आज जो एक सोशल फैब्रिक्स, सामाजिक के सद्भाव हम लोग की सोसाइटी में पाया जाता है, तो उसमें इसका बहुत पाइवटल रोल रहा है इस अनुच्छेद के समाप्त होने से। और आज भी बहुत सारे लोग इससे असंतुष्ट हैं, ये भी अपने आप में एक सच्चाई है। तो देखिए साहब, आखिर राइट टू प्रॉपर्टी अनिवार्य क्यों? सबसे पहला प्रश्न ये उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी, रुक जाइए, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों, इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, पहले इसको हल कर लें। तो इसका जवाब आता है, एक सेंटेंस है, वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य का निर्माण। हमने पहले भी क्लास में आपको कहा कि राज्य के निर्माण पर बहुत सारे थ्योरीज हैं। उसमें सबसे जो अच्छा थ्योरी एक्सेप्टेबल है अभी के दौर में, वो है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। इसमें कहा यह गया है कि राज्य एक्चुअली में लोगों ने आपस में मिल करके एक समझौता किया कि हम लोग एक राज्य के अधीन रहें। क्यों रहें? अलग अलग क्यों नहीं रहें? अलग अलग इसलिए नहीं रहें क्योंकि अब आबादी हम लोग की बहुत हो गई है, विचारधाराएं सबकी अलग अलग है और उसके वजह से संघर्ष होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। जो ट्राइबल्स या कबायली संरचना थी, उसमें क्या था, एक कबीला दूसरा से लड़ा करता था और हमेशा संघर्ष और युद्ध की स्थिति रहती थी। तो जब सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ तो ये प्रश्न उभरा कि इस तरीके से युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो हम लोग तो सबको नुकसान में रहेंगे। तो हमेशा के लिए युद्ध ना हो, एक ऐसे समाज में रहें जिसमें शांति हो और एक ऑर्डर के तहत समाज चले। तो इसलिए हम लोग कुछ करें। तो क्या करें? तो हम लोग अपने आप को नियम में बांध लें, कानून के अंदर हम लोग जीवन गुजारने के आदी बन जाए। तो कानून कौन बनाएगा? तो हम लोग आपस से मिलकर बनाएंगे। इसको लागू कौन करेगा? तो उसका एक बॉडी होगा, इसको सरकार कहेंगे। और वो सरकार कौन चुनेगा? तो हम ही लोग चुनेंगे। तो ये लागू कहां पर होगा? तो जितने क्षेत्र में हम लोग रहेंगे। तो इस एग्रीमेंट में, इस समझौते में तय हो गया कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सोवरेनिटी, ये चार चीजों से स्टेट मिलकर के बनेगा। और उसी के बाद, और चूंकि ये हम लोग बना रहे हैं, पीपुल बना रही है, इसलिए हमें इस चीज से मोहब्बत होगी। तो जब हमें इस चीज से मोहब्बत होगी तो उससे एक नया भावना पनपेगा, जिसको राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहते हैं। तो इस ढंग से राष्ट्र बना, राष्ट्र से उदित भावना से राष्ट्रवाद बना। अब यहां पर राष्ट्र, वो सब थ्योरीज के राज्य को ईश्वर ने बनाया, ये सब बेकार का बात हो गया। अब ये प्रूफ हुआ है कि नहीं, सबको आदमी ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए। तो जब हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया, तो फिर ये तो इसके मालिक हम हैं ना, इस भूमि के मालिक। तो इस कारण से हमें राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, यानी हमें भूमि रखने का अधिकार मिलना चाहिए। भूमि रखने का अधिकार, भूमि खरीदने का अधिकार और भूमि बेचने का अधिकार, ये तीन तरह का अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर साहब ये बात साबित नहीं होगी कि इस स्टेट का निर्माण हमने किया है। तब हमें मानना पड़ेगा कि इस स्टेट का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो यहां तो हम मान रहे हैं इस स्टेट के निर्माता हम हैं, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। ये एक नेचुरल राइट्स बन जाता है इस कंटेक्स्ट में। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पहले फंडामेंटल था, अब लीगल हो गया। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक तय तो हमने कर दिया कि क्यों हमें संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत गौर से समझिए, बहुत गौर से
सुनिए हमारी बात को, उम्र से आदमी प्रौढ़ नहीं होता है, विचारों से आदमी प्रौढ़ होता है। अगर आपको मैच्योर्ड बनना है तो विचार को अपना काफी स्ट्रांग कीजिए। बहुत बूढ़ा बूढ़ा आदमी आपसे बचकाना वाला बात करेगा, बहुत छोटे छोटे उम्र का बच्चा भी आपको मैच्योरिटी वाली बात करेगा। तो ये चीज एज से बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए इन सभी चीजों पे जो लचक है उसको समझने की जरूरत है। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरा सामने आइए कि फिर ये फंडामेंटल से लीगल कैसे बना, ये क्वेश्चन है ना भाई। राइट्स आपका छीना नहीं गया है, प्रॉपर्टी का राइट्स आपसे छीना नहीं गया। छीना गया है क्या, ऐसा आप मानते हैं? तो कैसे बोलिए कि छीना नहीं गया है? बोलिए तो आप। प्रॉपर्टी का राइट छीना नहीं गया, सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, कैसे इसको प्रूफ कीजिएगा? हम नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को। हाँ ना, हम संतुष्ट नहीं। और कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए। इन्हीं वाला बात तो आप भी बोल रहे हैं, ये सुनना चाह रहे थे। राइट्स तो अभी भी हमारे पास प्रॉपर्टी का राइट्स है, पहले फंडामेंटल राइट्स था, अब लीगल राइट है। ऐसे नहीं समझिएगा तो फिर आप बात को नहीं समझ पाइएगा। इन्होंने जो बात कही वो आप समझ रहे हैं सभी की नहीं कि हम समझाएं? बोलिए, ईमानदारी से देख लीजिए अपने अंदर झांक करके, इन्होंने जो बात कही वो सब आप लोग समझ गए कि नहीं? इसलिए कि इसका एक्सप्लेनेशंस करेंगे, नहीं समझ पाए। तो पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी जो बोर्ड पर लिखे, अब ये लीगल राइट है। तब सवाल पैदा ये होता है, सवाल पैदा ये होता है कि पहले ये फंडामेंटल क्यों था और अब लीगल क्यों हुआ? राइट्स तो दोनों है, अधिकार तो आपके पास है संपत्ति रखने का, लेकिन पहले फंडामेंटल राइट्स था आपका, अब लीगल राइट्स है। तो दोनों में अंतर क्या है? बोलेगा ठेठ भाषा में तो राइट्स तो है ही है। तेकरा में काहेला पूछ रहे हूँ, जमीनवा रखबे ना हम। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मजेदार नहीं लगा सुनने में, ये मजेदार नहीं लगा। जब फंडामेंटल राइट्स रहता नहीं, इसको ऐसे समझिए आप, तो उस पीरियड में भी सरकार को ये राइट्स है कि आपके संपत्ति को ले सकती थी। जब आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल था आर्टिकल 19(1)(f) के तहत, तो भी ले सकती थी। लेकिन अनुच्छेद 31 के तहत उसे यह साबित करना होता था कि ये जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ये लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च किया जाएगा, और इसको लेने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती थी। यानी एक आदमी का प्रॉपर्टी अगर लेंगे हम, तो हमें संविधान में अमेंडमेंट करके लिखना होगा कि फगुनी बाबू का 20 बीघा जमीन सरकार ले रही है। बात समझ में आ रही है? अब इतनी बात समझ आएगी। और अगर लीगल राइट्स है तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को अधिकार है कि ऑर्डर निकाल दे आपकी जमीन सरकार की हो गई। ये दोनों में डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और लीगल राइट्स, कि आपकी संपत्ति सरकार बिना विधायन के नहीं छीन सकती है। मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट से, राइट टू प्रॉपर्टी, तो बिना विधायन के, बिना लेजिस्लेशंस के उसे नहीं आपकी संपत्ति छीना जा सकता है। और अगर लीगल राइट्स है तो बिना विधायन के भी आपकी संपत्ति छीनी जा सकती है, बिना लेजिस्लेशंस के भी आपकी संपत्ति छीनी जा सकती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, कार्यपालकीय आदेश से।
पूरा क्लास समझ गया? कोई कंफ्यूजन? अब फिर एक दूसरा प्रश्न एराइज होता है कि फंडामेंटल था तो रहने देते, सॉरी फंडामेंटल में डाला गया तो क्यों, और लीगल बनाया गया तो क्यों? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाया गया, और अगर बन गया था तो उसको लीगल राइट्स क्यों बनाया गया? इसका जवाब ये आप नहीं दे पाइएगा, हम देते हैं आपको। इसका जवाब है ब्रिटिश पीरियड का लैंड टेनर सिस्टम्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। जो अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स डेवलप किया था, तो 90% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट था। और वो 90% भूमि इत्तेफाक से हम ही लोग का एरिया था, यानी बनारस से लेकर के बंगाल तक। और 51% भाग पर रैयतवाड़ी थी, और 30% भाग पर जो है वो महलवाड़ी थी। तो रैयतवाड़ी में तो चलिए वहाँ की प्रॉपर्टी ऑफ राइट भूमि पर रैयतों का था, लेकिन महलवाड़ी भी एक प्रकार का जमींदारी था। उसमें भी बहुत बड़े बड़े भूमि का मालिक, एक महल का मालिक कोई एक ही व्यक्ति हो जाया करता था। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी क्यों डाल दिया गया? तो इसका सीधा सा जवाब ये है, और बिल्कुल सही जवाब है, कि हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले हमको इसको कंप्लीट करने दीजिए, अब पर आ रहे हैं। तो संविधान सभा में अधिकांश कौन लोग थे? अगर 389 संख्या या 299 संख्या के आधार पर बात करें, तो सिर्फ 32 या 35 लोग ही ऐसे थे जिनको आप ओबीसी या एससी एसटी का कह सकते हैं। बाकी सभी लोग फॉरवर्ड कास्ट के थे, और जमीनें इन्हीं की थी। भूमि के मालिक यही थे जो संविधान सभा में थे, तो कोई अपना राइट छीन सकता था? तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए या इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो चैलेंज था हमारे सामने, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बात करने जा रहे हैं आपसे, बहुत प्यार से सुनते रहिए। तो स्वतंत्रता के बाद जो हमारे सामने चैलेंज था, चुनौती थी, वो क्या था? तो हम राजनीतिक रूप से आजाद हुए थे, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हुए थे, इकोनॉमिकली और सोशली हम आजाद नहीं हुए थे। एक पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, इकोनॉमिकली और सोशली इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है, कि जो वितरण है संपत्ति का, वो समान नहीं, हमने समान शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, युक्ति युक्त, एप्रोप्रिएट, जिसका अर्थ होता है कि जिसकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उसको मिल जाए। इसी तरीके से सामाजिक असमानता की बात की थी कि इसको दूर होना चाहिए। सामाजिक असमानता का हमने आपको अर्थ ये नहीं बताया था कि जाति व्यवस्था की समाप्ति, बल्कि हमने क्या बताया था कि अस्पृश्यता, छुआछूत और विभेदीकरण, यानी डिस्क्रिमिनेशन का अंत। ये सही एक्सप्रेशन है सोशल इक्वालिटी का। तो अभी ये दोनों प्राप्त नहीं हुआ है, यानी भारत एक्चुअली में टोटली आजाद नहीं हुआ है। भारत तीन तरीके से गुलाम था, एक गुलामी अंग्रेजों की तरफ से थी, और दूसरा गुलामी हमारे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की तरफ से थी। तो अंग्रेजों से तो हम आजाद हुए, यानी राजनीतिक रूप से हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर ली। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे बड़ी बाधा जो थी, सबसे बड़ी बाधा जो थी, वो यही राइट टू प्रॉपर्टी था। अब जानते हैं कि ये राइट टू प्रॉपर्टी को एक ही बार खत्म नहीं किया गया। अगर खत्म किया था तो रिवोल्ट हो जाता, दंगे हो जाते, और इस काम को कोई दूसरा निम्न जाति या ओबीसी के नेता ने नहीं किया।
इस काम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए यह जरूरी था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर से सेंटेंस लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का प्रथम संशोधन जो किया है वो इसी कंटेक्स्ट में किया है कि संविधान में अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़ दिया। क्या था 31 का? कि सरकार भूमियों का अधिग्रहण कर सकती है। 31 ख क्या था? कि भूमि सुधार से, छोड़ दे रहे क्लास, भूमि सुधार से संबंधित अगर कोई कानून बनता है और उसे नवी अनुसूची में डाल दी जाती है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यही ना था। यानी अगर किसी मठ की जमीन, किसी जमींदार की जमीन जो बहुत ज्यादा थी, उसको लेकर के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी रही, लेकिन अनुसूची 9 के द्वारा सरकार को अपने आवश्यकता अनुसार, अपने आवश्यकता के लिए जमीन लेने का अधिकार मिल गया। तो जो 91F था उसको ग्रेजुअली इसी तरीके से धीरे धीरे कमजोर किया गया और जमींदारों को आदी बना दिया गया, अभ्यस्त बना दिया गया कि तुम भी एक सामान्य पीपुल हो। अब जो पहले वाली मेंटेलिटी है तुम्हारी वो अब छोड़ो। और फिर अंत में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस राइट्स को, ये जो प्रॉपर्टी का राइट्स था, उसको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया कि लीगल राइट्स बना दिया। यानी इसमें से हटा कर करके इसको हटा दिया और इसके जगह पर 300 का जोड़ दिया गया, ए जोड़ दिया गया। और अब ये लीगल राइट है, मतलब कि आप संपत्ति रख सकते हैं, आपको संपत्ति रखने का अधिकार है। जो शुरू वाला याद कीजिए कि क्यों संपत्ति, तो इसलिए कि हमने बनाया है, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो रहेगी, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल नहीं रहेगी, अब कैसा रहेगी? लीगल रहेगी। लीगली हमको अधिकार है। तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया ना। जब आप बोलते हम खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री जो कराते हैं तो आप लीगली न कराते हैं, तो आपको कानूनी रूप से है कि मेरी जमीन है ये। हम समझते हैं कि जो प्रश्न था अनुच्छेद राइट टू प्रॉपर्टी से आप पूरी तरीके से समझ गए। एक बचा है, एक ले लीजिए। तो ये अब हमारे पास नहीं है 6 नंबर का। तो अब 6 नंबर पे कौन आ गया? जो पहले 7 था, है ना। तो इसके जगह पर कौन आ गया? 6, यानी राइट टू ऑक्यूपेशंस, यानी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। इसका वर्णन कहां है साहब? तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के जी में, है ना। अब इसमें ऑक्यूपेशंस का प्रश्न है, तो इसमें 2 प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस है। ये जो ऑक्यूपेशन, ये व्यवसाय शब्द है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 प्रकार